हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा अध्याय चल रहा है 5 समांतर श्रेणियां, जिसकी हमारी एक्सरसाइज 5.2 चल रही है, जिसमें हमने 10 सवाल इससे पहले वाली वीडियो तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम 11वें सवाल से पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर हमारी वीडियो सभी पसंद आ रही हो तो उनको शेयर भी कर दीजिए। तो चलते हैं अपने 11वें सवाल पर। हमारा 11वां सवाल है कि एक एपी दी गई है 3, 15, 27, 39। क्या दी गई है? 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, यानी कौन सा पद उसके 54वें पद से, यानी इसी एपी के 54वें पद से 132 अधिक है। तो जब भी हमारा कौन सा पद आता है तो हम कौन सा मानते हैं? एनवा पद मान लेते हैं, है ना। तो पहले हम लिख लेते हैं कि इस श्रेणी में ए क्या है आपका। इस श्रेणी में ए आपका 3 है बेटा। इस श्रेणी में डी आपका क्या है? इस श्रेणी में आपका डी 15 माइनस 3 यानी कितना है? 12 है। इस श्रेणी में आपका 15 माइनस डी 12, मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ओके, डन। अब हमें ए का मान पता लग गया, डी का मान पता लग गया। अब कह रहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से अधिक है। तो हम मान लेंगे कि माना एपी का एनवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। अधिक किसके पीछे आ रहा है? 54वें पद के। किसके पीछे आ रहा है? 54वें पद के। तो एक तरफ तो हो गया एनवा पद और एक तरफ हो गया 54वां पद, ठीक है। और 54वें पद के पीछे 132 अधिक आ रहा है, तो हमेशा उसके कौन अधिक है छोड़ दीजिए, जिसके पीछे भी अधिक कम लिख रहा है उसको अधिक कर दीजिए, ठीक है। अब मैंने लॉजिक आपको बता रखा है, क्योंकि एनवा पद पहले से अधिक है तो बराबर करना है, तो 54वां पद अधिक करना होगा। ए एन का फॉर्मूला क्या है बेटा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 54 का फॉर्मूला है ए प्लस 53 डी बराबर 132। अगर आप गौर से देख रहे हो तो ए से ए एलिमिनेट हो गया। अब हमारा डी का मान हमको पता है कितना है? 12 है। देखिए, तो एन का मान हमें फाइंड करना है, इंटू डी का मान आपका 12 है। इधर बचा 53 डी, तो 53 इंटू डी का मान बेटा कितना है? 12 और प्लस 132। तो ये आपका एक जगह आया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अभी यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इसको मल्टीप्लाई में ही रखेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60 और 3 63 और प्लस 132। चलिए एन माइनस 1 यहाँ रहेगा, मल्टीप्लाई 12, क्योंकि 12 डिवाइड में जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, तो 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7। अब 12 से इसको काट लीजिए, तो 12 से कटेगा 12 छिंग 72, बच गए 4, 12 चौक 48। तो ये हो गया एन माइनस 1 बराबर 64। अब 1 उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 64 प्लस 1, यानी एन बराबर बेटा आपका आ गया 65। जब एन का मान ही हमको यहाँ फाइंड करना था, क्योंकि कौन सा पद निकालना था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी 65वां पद जो होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो चलते हैं अपने 12वें सवाल पर। 12वें सवाल में कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है, यानी कोई दो समांतर श्रेणी यानी एपी हैं जिनका सार्वांतर तो समान है, यानी अंतर समान है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे सपोज करो कि आपने लिया 4, 6, 8, 10 और एक आपने ली 3, 5, 7, 9। गौर से देखो, दोनों का प्रथम पद भी अलग अलग है ना। दोनों के सभी पद अलग अलग हैं, लेकिन अगर अंतर देखो तो 6 में से 4 गए 2, 5 में से 3 गए 2। तो सार्वांतर समान हो सकता है दो अलग अलग श्रेणियों का। तो दो समांतर श्रेणियां हैं जिनका सार्वांतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी जो उनका 100वां पद है उनका अंतर अगर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो पहले हम दोनों बेटा एपी को मान लेते हैं कि पहली एपी क्या है। जो मान लेते हैं कि पहली जो एपी है, मान लो पहली एपी आपकी है B2, क्योंकि पहले पद को B1 बोल दो या फिर A से लिखो। पहली A, फिर दूसरा पद होता है A2, तीसरा पहला 1 को A1 भी लिख सकते हैं और A भी लिख सकते हैं, ठीक है। A3 इस तरीके से आपका है। और जो आपके 100वें पदों का भी कह रहा है तो यहाँ 100वां लिख लेते हैं, और एक उससे 1000वें पद की भी बात कर रहा है तो यहाँ 1000 लिख लेते हैं। वैसे ही नॉर्मल दूसरी एपी लें, अगर हम दूसरी एपी लेंगे तो मान लो B है, B2, B3, इस तरीके से उसका 100वां पद B100, उसका 1000वां पद B
1000। इस तरीके से हमने एक एपी आपको बस बताई है, समझाई है। दोनों का सारवांतर क्या है, समान है, दोनों ही बराबर है, d1 बराबर d2, या दोनों को आप d मान लीजिए, ठीक है। तो अब हमारा इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो हमें उसने प्रश्नानुसार कहा है कि दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर 100 है। तो A100 माइनस B100 बराबर 100। दोनों श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर जो है वो कितना है, 100 है। तो बेटा इस श्रेणी का क्या होगा, A प्लस 99D, ठीक है। और इस श्रेणी का क्या होगा, पहला पद B है तो B प्लस 99D। अब दोनों में D क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों का सारवांतर जो है वो समान है, तो D1 बराबर D2 बराबर हम D लिख सकते हैं, ठीक है ना। गौर से देखेंगे तो यहाँ से आप इसको खोलिए, तो A प्लस 99D माइनस B माइनस प्लस माइनस 99D बराबर 100। सारवांतर समान है तो 99D से कट गया 99D, तो आपका आया A माइनस बी बराबर 100। तो क्या आया, A माइनस बी बराबर 100, ये हमारी एक वैल्यू आई है। अब उसने हमसे पूछा है 1000वें पदों का अंतर, क्या पूछा है, 1000वें पदों का अंतर। तो दोनों AP के 1000वें पदों का अंतर निकालेंगे। क्या होगा, A1000 माइनस B1000, ठीक है। निकालिए, थोड़ा इधर से लगा लेते हैं बराबर, तो A प्लस 999D और इधर माइनस B प्लस 999D। तो इसको खोलेंगे तो A प्लस 999D माइनस का B प्लस माइनस माइनस 999D। 999D से 999D एलिमिनेट हो गया और ये आ गया A माइनस बी, और A माइनस बी का मान बेटा कितना है, 100 है। ये रहा समीकरण फर्स्ट से, तो A माइनस बी का मान कितना है, 100 है। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि इसके हर एक, या 100वां हो, 1000वां हो, है ना, चाहे 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 9वां हो, 10वां हो, 12वां हो, किसी का भी हो, हमेशा उसका अंतर 100 ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा 11वां और 12वां सवाल खत्म होता है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने 13 और 14 सवाल पर। तो ये है हमारा 13 सवाल, जिसमें लिख रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। यानी 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, 3 अंकों वाली होनी चाहिए। अब 3 अंकों वाली संख्या कितनी होती है बेटा, 3 अंकों वाली जो संख्याएं होती हैं, पहले आप बताइए कहां तक होती हैं। 3 अंकों वाली संख्या अगर आपको पता है तो वो कहां से शुरू होती हैं, वो 100 से तो शुरू होती हैं, है ना, और कहां तक जाती हैं, लास्ट जो संख्या हो सकती है वो 999 हो सकती है। यानी जो 3 अंकों वाली संख्या है वो इनके अलावा हो ही नहीं सकती। 100 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 99 के बाद 100 आता है, 3 डिजिट हो गए, और 999 उसके बाद आ जाएगा 1000, तो वो 4 अंक हो जाएंगे। तो यानी 100 से 999 तक हो सकती है। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से कटती हैं, तो आप 7 से कटने वाली संख्याएं निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं। तो यहां से देखते हैं, जो पीछे का अंक पता है, आगे से पता है, आगे से एक सीरीज बना लिए, पीछे से 7 से कटने वाली बनानी है। तो 100 7 से नहीं कटता है। 100 से आगे 101 पे चलते हैं, तो 101 7 से नहीं कटता है। 7 एकम 7, बच गए 3, 7 चौक 28 नहीं। 102 7 एकम 7 नहीं कटता है। 103 नहीं कटता है। 104 नहीं कटता है। 105 कटेगा, कितना कटेगा, 105। तो 7 से कटने वाला 105 हो गया। अब 7 7 जोड़ते जाइए, 112 हो गया, और उसके बाद 119 हो गया। लास्ट में जाइए, लास्ट से पीछे की तरफ से लीजिए एक संख्या, तो 999, 7 से 7 एकम 7, और 9 और 9 18 9 नहीं, और बच गए कितने, 2, और 7 चौक 28, बच गया 1 नहीं कटेगा। 998 को काटिए, 7 एकम 7, बच गए 2, 7 चौक 28 नहीं कटेगा। 997, 7 एकम 7, और बच गए 2, 7 चौक 28, 17 बच रहा है। तो यहाँ ऐसा बचना चाहिए जो कट जाए, तो 994। तो लास्ट की संख्या हो गई आपकी 994। तो 7 से कटने वाली संख्याओं के बीच में, तो ये आपकी 3 अंकों वाली संख्या सिर्फ इतनी हो तक सकती है, और उससे हमने जो एपी बनाई है वो हमारी ये बनी है। 7 से कटने वाली संख्याएं टोटल यही हो सकती है, इनके अलावा नहीं। अब ये कितनी है ये हमें पता लगाना पड़ेगा। तो हम ये मान लेंगे कि जो ये 994 है, ये लास्ट पद है, तो हम इसको एनवा पद मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एनवा पद। तो माना इस, पहले तो आप ए और डी निकाल लो इसमें। अब देखिए इसमें ए कितना है,
आपका ए जो है वो 105 है, डी कितना है 112 माइनस 105 आएगा, वही जो अंतर है 7 आएगा। ठीक है, अब हम मान लेंगे कि माना 994 इस एपी का nवा पद है। क्या है? nवा पद है। अगर nवा पद है तो an का फॉर्मूला होता है बेटा, पहले तो an लिख लो, 994 दिया, an का फॉर्मूला लिख लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। a का मान बेटा कितना है 105 प्लस n का मान हमें फाइंड करना है, d का मान 7 और ये 994। अब 105 किधर जाएगा? माइनस में, तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 7, 994 माइनस 105, तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 4 में से 5 गए तो आपके बचे 9, यहाँ बचे 8 और यहाँ आपके 9 में से 1 गया 8, तो ये हो गया आपका 889। 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, बच गया कितना 1, तो 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, तो n माइनस 1 बराबर हो गया 127, तो n बराबर हो गया 127 प्लस 1, तो n बराबर हो गया आपका 128। तो आपका n का मान कितना आ गया है बेटा 128। कितना आया है? 128। तो यहां से हमें पता लग गया कि जो 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं वो कितनी है बेटा 128 है, 3 अंकों वाली। अगले सवाल पे चलते हैं। 10 और 250 के बीच में कह रहा है। जब ये बीच वाला वर्ड आता है तो ये वाले जैसे 10 और 250 के बीच की बात कर रहा है, और जब बीच की बात कर रहा है तो ना तो ये लिया जाएगा और ना ही ये लिया जाएगा, दोनों पद नहीं लिए जाएंगे, बीच के पद लिए जाएंगे। अब बीच के पद अगर लिए जाते हैं तो क्या बैठते हैं? बीच में 4 के गुणज पूछ रहा है कितने हैं, तो यहाँ भी इसी तरीके से करेंगे। तो 4 से 10 से आगे संख्या कौन सी कटती है? 12। फिर 12 से आगे 16 कटेगी, 16 से 20 कटेगी, लास्ट में देखिए 250 है, 250 से पहले आ जाइए, 250 से पहले कितना होगा 249। 4 से कटने वाली संख्या के पीछे क्या होता है? या तो 4 से कटने वाली संख्या का अंक होना चाहिए पीछे इकाई और दहाई का। तो देखिए 249 ये 4 से नहीं कटता है, 248 ये 4 से कट जाता है, तो लास्ट की कितनी हो गई 248। ठीक है ना। तो अब हम इससे a का मान निकालेंगे, तो यहाँ ए पी आपकी ये बन गई है 12, 16, 20, 248। ठीक है, चाहो तो आप इसको अच्छे से लिख लो, ये आपकी ए पी है। ठीक है, 4 के गुणज वाली। तो इसमें a का मान आपका कितना है 12 है, d का मान आपका 16 माइनस 12 यानी कितना है 4। अब हम इसको कौन सा पद मान लेते हैं? लास्ट वाले को nवा पद। तो लिख देंगे कि माना nवा पद 248 है। अगर nवा पद 248 है तो an बराबर हो गया 248 और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। a का मान आपका कितना है 12 और n का मान हमें फाइंड करना है और d का मान कितना है 4। 248 12 इधर किस में जाएगा? माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 माइनस 12। तो n माइनस 1 इंटू 4, 248 में से 12 गए तो कितने बचे 236। 4 से 236 को काटोगे तो 59 बार कटेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया n माइनस 1 और बराबर में आपका हो गया 59 और ये आपका 1 चला गया इधर प्लस में, तो n का मान आपका कितना आ गया बेटा 60 आ गया। यानी 4 से जो 10 और 250 के बीच में जो 4 के गुणज हैं वो आपके 60 हैं, और ऐसे ही 3 अंकों वाली 7 से जो विभाज्य संख्या है वो 128 हैं। तो इस तरीके से हमारा 13 और 14 सवाल खत्म होता है। अब अपने अगले 15 और 16 पर चलते हैं। तो ये है हमारा 15वां सवाल, जिसमें लिखा हुआ है n के किस मान के लिए, यानी n का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए दोनों समांतर श्रेणियों के, यानी एक श्रेणी आपकी ये रही और एक श्रेणी आपकी ये रही, तो एक को हम a से मान लेंगे और एक को किस से मान लेते हैं b से, के nवें पद बराबर हैं। यानी n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के, यानी एक इसके और एक इसके nवें पद बराबर होंगे। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले nवें पद बराबर है दोनों के, लेकिन हमें दोनों श्रेणियों का हमें a और d लिख लेना है। तो आप अगर दोनों श्रेणियों के लिए लिखो तो आप देखिए इसके लिए दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। पहली श्रेणी आपकी है 63, 65, 67 डॉट डॉट, दूसरी है 3, 10, 17 डॉट डॉट। इसमें अगर आप a का मान लिखो तो कितना है 63 है, इसमें आप d का मान, अब इसमें d को d1 मान लीजिए। ठीक है, तो 65 में से 63 गए तो आपका आया 2। चलिए यहाँ आ जाइए, यहाँ आप इस श्रेणी को b के रूप में मानिए, तो यहाँ b का मान कितना है 3 और यहाँ हम d2 मान लेते हैं। तो 10 में से 3 गए, 10 में से 3 गए 7, यानी हमने यहाँ b को क्या माना है प्रथम पद माना है, जिससे कोई आप में से कंफ्यूज ना हो, याद रखना
इस श्रेणी को हम बी के रूप में मान रहे हैं और इस श्रेणी को हम ए के रूप में मान रहे हैं, बस इतना फर्क है। अब प्रश्नानुसार उसने कहा है कि दोनों का n पद बराबर है, वो n का मान निकालना है जिसके लिए वो बराबर है। तो हमें एक तरीके से an बराबर क्या निकालना है, bn, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला क्या होगा, an का फॉर्मूला होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसका फॉर्मूला होगा d1, लिख दो यहाँ, क्या लिख दो, d1। n पद बराबर है, यानी दोनों में n का मान बराबर है, n1 बराबर n2 बराबर n का मान तो दोनों में बराबर है, क्योंकि n पद कह रहा है कि n पद बराबर है। तो b प्लस एन माइनस वन इंटू यहाँ मान लो d2, ठीक है, दोनों का हो गया। a का मान कितना है बेटा, a का मान 63 प्लस n का मान हमें फाइंड करना है, और d1 का मान आपका कितना है 2। या b का मान लिखिए, b का मान कितना है 3, n का मान हमें फाइंड करना है, d2 का मान कितना है आपका 7, ठीक है। गौर से देखेंगे, अब यहाँ जो जो हो सकता है उसको करिए। आप गौर से देखिए, n वालों को एक तरफ कर लीजिए 63 को, और ये संख्या को एक तरफ कर लीजिए, तो ये हो गया आपका। चाहे मल्टीप्लाई करो, एक काम करो, सबको बाद में कर लेंगे, यहाँ ऐसे ही रहने दो, सबको इधर ले आओ या सबको उधर ले जाओ। तो 63 प्लस 2 की मल्टीप्लाई करो तो 2n, 2 एकम हो गया 2, इधर 3 प्लस 7 की मल्टीप्लाई करो तो 7n, और से 7 एकम कितना हो गया 7। चलिए n वाले एक तरफ कर लीजिए, तो n वालों को उधर ले जाते हैं। यहाँ 63, यहाँ 63 में से 2 गई तो कितना बचा 61, उधर से माइनस का 3 आ गया, और ये 7 किसका आ गया प्लस का। या अभी थोड़ा पहले इसको सॉल्व कर लो, 63 प्लस 2n हो गया, यहाँ प्लस का 7n, और 3 में से 7 गए तो माइनस का कितना बचा 4। चलिए n वाले एक तरफ कर लो, उधर ले जाते हैं, तो 61 और प्लस ये आ गया 4, और ये आपका 7n और 2n किस में चला गया माइनस में। 61 और 4 कितना हो गया 65, 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5n, 5 से कितनी बार कट गया 13 बार, तो बेटा n का मान आ गया 13। यानी कौन से वे पद बराबर है, 13वें पद बराबर है, दोनों के कौन से वे पद बराबर है, 13वें पद बराबर है, ठीक है ना। इसमें चलते हैं, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। यानी आपको एपी ज्ञात करनी है अब की बार, है ना, एपी बनानी है, तो 3-4 पद लिख के बना देते हैं इस टाइप से, ठीक। तो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। अगर उसका तीसरा पद 16 है तो a3 बराबर कितना हो गया, a प्लस 2d बराबर 16, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब वो कह रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो दे दी, दूसरी कंडीशन कह रहा है 7वां पद, क्या कह रहा है 7वां पद, 7वां पद 5वें पद से अधिक है। तो आप पहले दोनों को बराबर में लिख दो, और जिसके पीछे किसके अधिक लिख रहा है 5वें पद के, तो इसी को अधिक कर देंगे 12। तो a7 का मतलब क्या होता है a प्लस 6d, और a5 का मतलब क्या होता है a प्लस 4d, और प्लस कितना हो गया 12। a से a क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, 6d 4d इधर माइनस में आ जाएगा, और बराबर में हो गया 12। 6d में से 4d गए तो क्या बचे 2d बराबर 12, 2 छिक्का 12, तो d का मान बेटा कितना आ गया 6 आ गया। सिंपल है। आपको ये इक्वेशन समझ में आ रही है, ये इक्वेशन हमने कहाँ से ली है, इस वाली कंडीशन से ली है, ठीक है, इस वाली कंडीशन से हमने ये वाली सिचुएशन ली है, ठीक है। d का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, किस में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में। तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो रखिए, तो रखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में, तो a प्लस 2d, यानी a प्लस 2, और d का मान कितना है 6, और बराबर कितना हो गया 16, तो a प्लस 6 दूनी कितना हो गया 12 बराबर 16, तो a बराबर हो गया 16 माइनस 12, तो बेटा a का मान आपका कितना आ गया 4 आ गया। अब a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब आपको उसने कहा है कि AP ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है AP। तो तुम्हें पता है कि AP जो होती है समांतर श्रेणी, वो किस तरीके से होती है, a प्लस d, a प्लस 2d, इस तरीके से होती है ना। तो अब a का मान कितना है आपका बताइए, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, अगर निकालना चाहो तो आप यहाँ निकाल लीजिए। a1 का मान a हो गया आपका 4, a2 निकालोगे तो a प्लस डी, यानी a प्लस डी, यानी a का मान 4 प्लस 6 कितना आ गया 10। a3 निकालो, a3 निकालोगे तो a प्लस 2d, तो a का मान कितना 4, और 2d का मान कितना 6, तो हो गया 4 प्लस 12, यानी कितना हो गया 16। तो आपकी श्रेणी हो गई 4। उसके बाद देखो, चाहो तो तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो इस तरीके की आप देखो खुद बना लो, 4 तो आपका पहला पद है, अब आपको सब में क्या जोड़ना है 6 जोड़ना है, तो 4 और 6 10, 10 और 6 16, इस तरीके से आपकी श्रेणी आराम से बन सकती है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया 4, 10, 16 और AP बना दी, क्योंकि उसने हमसे AP पूछी थी, ठीक है। तो D और A का मान निकाल के हम किसी चीज की AP निकाल सकते हैं, या दूसरी कंडीशन से डायरेक्ट D का मान आ गया,
अगर यहाँ कोई इक्वेशन बन जाती है ए और डी में, तो हम दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करते और ए और डी का मान निकाल के तो भी हम एपी ज्ञात कर सकते थे। इस तरीके से हमारा 15वां 16वां सवाल खत्म होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट 17 और 18 पर। तो ये हमारा 17 सवाल है कि एक एपी है जिसमें 3, 8, 13 और लास्ट का पद दिया है 253 और मैं अंतिम पद से 20वां पद, यानी अब की बार आगे से नहीं पीछे से 20वां पद पूछ रहा है। तो बेटा जब कभी भी पीछे से अगर कोई भी पद पूछता है तो याद रखना जो ये लास्ट वाला पद होता है ये हमारा पहला पद हो जाता है। क्या हो जाता है? पहला पद। अब इसको हम यहाँ ए के रूप में तो नहीं लिख सकते, ये हम हमेशा, तुम्हें पता होगा कि इसमें जितने भी पद हैं वो सब ए एन ही है, लेकिन इनका पता है कि ये पहला पद है तो ये A1 हो गया, इसका पता है कि दूसरा पद है तो ये A2 हो गया, इसका पता है ये तीसरा पद है तो A3 हो गया। जैसे सपोज करो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे 3, 8, 13 और ये 253 है ना, तो हमें ये पता है ये सब के सब AN होते हैं। क्या होते हैं? सब के सब AN होते हैं, कोई सा भी पद हो। लेकिन हमें ये पता है कि पहला पद है तो A1 हो गया, ये पता है दूसरा पद है तो A2 हो गया, ये पता है कि तीसरा पद है तो A3 हो गया। इसका नहीं पता है कि कौन सा पद है तो हम इसको AN बोल देते हैं। और एक बात और बता दूं कि अंतिम पद को, किसको? अंतिम पद को हम LB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LB बोलते हैं। अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं? LB बोलते हैं। तो मैं इसको AN भी बोल सकता हूं, लास्ट वाला पद है। AN तो मैं सबको बोल सकता हूं, लेकिन L मैं सिर्फ अंतिम पद को बोल सकता हूं। तो मैं चाहूं तो इसका नाम क्या रख सकता हूं? LB रख सकता हूं, जो कि हम बोलते हैं, लेकिन मैं AN से बताता आ रहा हूं तो आप AN से भी लिख सकते हो। ठीक है ना? तो जब भी आपसे अंतिम पद की तरफ से पद पूछे, किसकी तरफ से? अंतिम पद की तरफ से, तो आपको पूछ रहा है अंतिम पद से 20वां पद। तो पहले तो आप एक काम करो, मान तो लिखो। अब हमें अंतिम की तरफ से पूछ रहा है तो ए के मान की जरूरत नहीं है, एल के मान की जरूरत है। तो आप एक नया मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, आप उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? तो एल बराबर इसमें दिया है 253, जिसको आप AN भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन अब हम अंतिम पद वाला कर रहे हैं सवाल, तो एल मानना मेरी तरफ से। ठीक है ना? तो एल बराबर 253 हो गया। डी का मान निकालेंगे, तो डी का मान निकालने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो डी का मान निकालोगे जैसे पहले निकलता था ऐसे ही अब निकालो, क्योंकि मैं जो भी बदलना था वो फॉर्मूले में चेंज कर दूंगा। ठीक है ना? तो आप निकालिए A2 माइनस A1, यानी 8 माइनस 3, यानी कितना हो गया आपका? 5 हो गया। समझ में आ गया मेरी बात? अब आप क्या करोगे कि जो फॉर्मूला है जो हमने बनाया है कि जब आपसे अंतिम पद की तरफ से पूछे, तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिख रहा हूं कि अंतिम पद से अगर कोई nवां पद निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को लिख लेना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना? अंतिम पद से nवां पद, ये फॉर्मूला बनाया है मैंने, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अंतिम पद से जो nवां पद होता है उसका फॉर्मूला हमने बना रखा है ln, an की जगह ln, a की जगह l लिखना है, यहाँ प्लस होता तो माइनस लगाना है, और n-1 इंटू डी। तो ये हमने एक फॉर्मूला बना रखा है, आप इससे अगर सवाल करोगे तो आपका परफेक्ट होगा और कभी आंसर गलत नहीं आएगा। याद रखना है कि बस इसमें लास्ट में अंतिम पद लेना है। तो इसमें सिंपल है, फॉर्मूला डी जैसे पहले निकालते थे ऐसे निकालो, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज चेंज होना था वो हमने यहाँ कर लिया। तो हमें 20वां पद निकालना है। कौन सा निकालना है? 20वां। तो हम लिखेंगे L20, L का मान कितना है बेटा? 253, माइनस n का मान कितना? 20 माइनस 1, और d का मान कितना बेटा? 5। तो L20 बराबर 253, और यह आ गया आपका 19 गुणा 5। ठीक है? तो L20 बराबर 253 माइनस 19 पंजे 95। अब 95 को माइनस कर लो, और तो ये बचा 13 में से 5 गए 8, और यहाँ बचा 4, तो 9 और 5 14, और यहाँ बच गया 1, तो 158। तो आपका अंतिम पद से जो 20वां पद आया है वो कितना आया है बेटा? 158। तो इस तरीके से कर लोगे ना। 8 और देख लेते हैं, 8 और 5 13, और 9 और 5 14 और 1 15, और 1 और 1 2। ठीक है? तो ये आपका इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को, तो मेरी सलाह है कि आप इस फॉर्मूले को जरूर लिख लें। ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा जब भी अंतिम पद की तरफ से पूछ रहा होगा। एक एग्जाम्पल है, जब हम इसको करेंगे तब भी देख लेना, ये फॉर्मूला बिल्कुल सटीक बैठेगा। चलते हैं अपने 18 सवाल पर कि एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। क्या है? आठवें और चौथे और आठवें पद का। तो पहली शर्त है, इसको प्रथम शर्त मान लेते हैं क्योंकि इसमें 2 शर्तें, एक शर्त ये रही, तो पहली शर्त मान लेते हैं प्रथम शर्त। ठीक है? हल कर रहे हैं हम यहाँ। ठीक है? तो प्रथम शर्त उसने कहा है कि चौथे और आठवें पद का योग, तो चौथे और आठवें पद का योग जो है वो 24 है। सॉल्व करो, ये हो जाएगा a + 3d, ये हो जाएगा a + 7d इक्वल टू 24। तो a और a कितना हो जाएगा? 2a, और ये 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10d बराबर 24। गौर से देखो, इनमें से 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ a बचा + 5d बराबर 24। तो 224 कितनी बार कट गया आपका? 12 बार।
तो आपका पहला समीकरण आया बेटा a प्लस 5d बराबर 12। तो ये आपका इक्वेशन हो गया फर्स्ट। यहाँ दो शर्त बनेंगी और फिर हम उसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। आसान सवाल है, a और d का मान फाइंड हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय शर्त में कह रहा है छठा और 10वां पद। तो बेटा a6 प्लस a10 बराबर कितना है योग 44। a6 का मान कितना होगा बेटा a प्लस 5d और a10 का मान कितना होगा a प्लस 9d बराबर कितना हो गया 44। a और a कितना हो गया 2a, 5 और 9 कितना हो गया 14d बराबर हो गया 44। दो कॉमन लेंगे तो a प्लस 7d बराबर 44, 2 से कट गया 22 टाइम्स। तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 और समीकरण हो गया सेकंड। तो आपके यहाँ दो समीकरण आए हैं, एक तो आपका आया है ये और एक आपका आया है ये, दो समीकरण आए हैं। अब हम इन दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो पहला समीकरण है आपका a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, समीकरण फर्स्ट, और दूसरा है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 और ये आपका समीकरण है सेकेंड। ठीक, गौर से देखेंगे हम यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे। वैसे एक चीज देखो तो यहाँ से पता लग रहा है कि इसका छठा पद 12 है और 8वां पद क्या है 22 है। ठीक है, देखिए माइनस माइनस माइनस, ए से ये एलिमिनेट हो गया, -7 में से प्लस का 5 गया तो माइनस का 2d, माइनस के 22 में से प्लस का 12 गया तो माइनस का 10, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया, 2 से 5 टाइम्स, तो d का मान बेटा कितना आ गया 5 आ गया। अब हम d का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे इसमें, तो a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, तो a प्लस कितना हो गया 25 इज इक्वल टू 12, तो a बराबर 12 माइनस 25, तो a का मान बेटा आपका कितना आ गया माइनस का 13, तो a का मान माइनस का 13 आया। अब d का मान भी आ चुका है और a का मान भी आ चुका है, तो प्रथम तीन पद लिखते हैं। तो प्रथम तीन पद, तो तीन पद निकालने के लिए हमें a1 a2 a3 निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता रखा है कि बस इसको ऐड करते जाना है। तो पहला पद हो गया -13, दूसरा होगा -13 प्लस 5 और तीसरा होगा इन दोनों को जो ऐड करके आएगा, इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, या फिर एक काम करो -13 प्लस 5 और प्लस 5, यानी जो इन दोनों में ऐड करके आएगा उसमें प्लस 5 हो जाएगा, या फिर a1 a2d करके कर लो, जैसे हम 2d करते हैं ना कि a प्लस d और a प्लस 2d यानी 2 इंटू 5, इस तरीके से कर सकते हैं पहले तीन पद। तो ये माइनस का 13 आ गया बराबर, ये माइनस का 13 आ गया, ये आपका माइनस का 8 आ गया, और ये आपका देखो माइनस का 13 5 दूनी 10, तो ये माइनस का 3 आ गया। तो आपके पहले जो तीन पद आए हैं -13 -8 -3, आप चाहो तो इनको a1 a2 a3 करके निकाल सकते हो, जैसे निकालते हैं ना कि a बराबर कितना है आपका -13 और a2 बराबर कितना है तो a प्लस d करके निकाल लो, a3 बराबर कितना है तो a प्लस 2d, जो कि हमने ये निकाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बेटा 17वां और 18वां सवाल खत्म होता है। अब हमारे लास्ट के दो सवाल ले रहे हैं 19 20, चलते हैं उन पर। ये आपका बेटा 19 सवाल है कि एक सुब्बा राव है जो 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ करता है, यानी जब वो कार्य आरंभ करता है तो उसका जो मासिक वेतन था वो 5,000 रुपए था। जब प्रत्येक वर्ष वो 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त करे, यानी हर वर्ष में उसकी 200 रुपए बढ़ जाते हैं, यानी अगर पहले वर्ष उसका 5,000 रुपए मासिक वेतन था तो अगले वर्ष उसका 5,200 रुपए मासिक वेतन हो गया, उससे अगले वर्ष में 5,400 मासिक वेतन हो गया। तो हमें ये पता लगाना है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया, यानी वो कौन से वाला वर्ष था जिस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। एक बात बताइए बेटा कि उसका कहा है कि वेतन 7,000 रुपए हो जाए, पहले उसका 5,000 रुपए था, फिर वो कह रहा है कि वो 7,000 रुपए हो जाए, और हर में वृद्धि कितनी हो रही है 200 रुपए की, यानी हर बार अंतर कितना समान है 200 रुपए का। तो यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है, अगर देखा जाए तो यहाँ में ये तो पता है कि ये हमारा ए है, क्या है ए हमारा कितना है 5,000 है, एक हमें पता लग रहा है कि डी हमारा 200 है, कितना है 200, क्योंकि 200 रुपए की हर वर्ष वृद्धि हो रही है। और ये 7,000 रुपए कब है, लास्ट जिस वर्ष का हमें आंसर निकालना है, तो हमें ये पता नहीं है कि कौन से वर्ष का है, तो ये हमारा एक तरीके से क्या है बेटा ए एन है, तो ए एन हमारा कितना है 7,000। तो ए एन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। सवाल समझ में आया कि किस वर्ष में 7,000 हो जाएगा, हमें नहीं पता, तो हमने माना वो एनवें वर्ष में हो जाएगा। कौन से वर्ष में, एनवें वर्ष में 7,000 हो जाएगा। तो ए एन का मान कितना हो गया 7,000 हो गया। ए का मान कितना है बेटा
5000 है, प्लस n का मान हमें फाइंड करना है। d का मान आपका कितना है 200, बराबर में कितना हो गया 7000। 5000 को इधर माइनस में ले जाइए तो n माइनस 1 इंटू 200, 7000 के माइनस में आ गया बेटा 5000, तो हो गया n माइनस 1 इंटू 200। 7000 में से 5000 गए तो बच्चे कितने 2000। देखो 200 से 2000 10 बार कटेगा तो n माइनस 1 बराबर हो गया 10, n बराबर हो गया 10 प्लस 1, यानी n बराबर बेटा आपका कितना आया 11। तो यानी 11वें वर्ष में, कौन से वर्ष में, अतः 11वें वर्ष में, कौन से वर्ष में, 11वें वर्ष में वेतन 7000 रुपये हो जाएगा 11वें वर्ष में। ठीक है, इसी टाइप से बेटा ये भी सवाल है आपका। एक रामकली है जो किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, कोई वर्ष है जिसके प्रथम सप्ताह में वो 50 रुपए की बचत करती है, फिर अपनी साप्ताहिक बचत यानी हर हफ्ते की बचत को 17.5 रुपए बढ़ाती जाती है। यदि एनवे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतने रुपए हो गई एनवे में, तो हमें एन का मान ज्ञात करना। तो बिल्कुल ऐसा ही है ना कि सबसे पहली बचत उसकी कितनी थी 50 रुपए, तो ए का मान कितना हो गया 50 रुपए, और फिर हर हफ्ते कितनी बढ़ाती चली गई 17.5, तो ये हमारा डी का मान हो गया जो हर हफ्ते में बराबर अंतर आ रहा है और हमें पता नहीं है कि वो कितने में बढ़ाएगी, तो वो ए एन का मान हो गया 207 रुपये 50 पैसे। सिंपल है, समझ में आ रहा है। अब हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 207 रुपये 50 पैसे, क्योंकि वो एनवे सप्ताह में पूछ रहा है तो हम इसको ए एन मानेंगे, हमने मान लिया वो एनवे सप्ताह में है। तो ए का मान बेटा कितना है 50, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बेटा 17.5, और ये आ गया होगा आपका 207.50। अब हम 50 को उधर माइनस में लेके जाएंगे तो ये हो गया एन माइनस 1 इंटू 17.5 और 207.50, और इधर हो गया आपका 50। ठीक है ना। अब हम क्या करें, एन माइनस 1 इंटू 17.5, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 207 में से 50 को माइनस करेंगे तो पीछे तो 50 ही रहेगा, 7 में 0 गई 7, और यहाँ बचे 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बच गया आपका 1, तो ये आपको होगा 157 रुपये 50 पैसे। अब 17.5 से इसको काटेंगे तो एन माइनस बराबर 157.50 और 17.5, तो इसको भी 0 कर लेते हैं पीछे, तो पॉइंट से हट गया, पॉइंट 0 से कट गई 0, 175 से हम इसको काटेंगे तो ये हमारा कितनी बार कटेगा देख लेते हैं। तो 25 से काट के देखें इसको, 25 छिक्का 150 बचे, 25 छिक्का 150 बच गए 7, तो 25 दिया 75, ये 25 सत्ते 175, 7 निम 63, तो ये आ गया एन माइनस 1 बराबर 9, तो एन बराबर 9 प्लस 1, तो एन बराबर हो गया 10। तो एन का मान पूछ रहा था कि एन का मान ज्ञात कीजिए, तो एन का मान बेटा आपका 10 आ गया, यानी वो 10वें सप्ताह में अपनी बचत 207 रुपये 50 पैसे कर लेगी। तो इस तरीके से बेटा हमारी 5.2 जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरीके से खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको सभी सवाल समझ में आएंगे। अगर किसी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसको अगली किसी वीडियो में आपको समझा देंगे। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही है तो हमारी वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में 5.3 के साथ। धन्यवाद।